राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम लिखने से पहले हम रीडिंग करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, illustrate how the MEM approach affects the value of EM LTD if dividends are paid or not paid। ठीक है, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द EM LTD, मतलब यहाँ क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। कैसे? अब जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो दो तरीके से आएगी। तरीका नंबर 1 क्या है, उसमें हम डिविडेंड पेड करेंगे, और दूसरा तरीका क्या है, उसमें हम डिविडेंड पेड नहीं करेंगे। सेम एज ए इलस्ट्रेशन 1 की तरह है। ओके, अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। ऊपर क्या बोला है, यम लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। इट हैज 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, करंट मार्केट प्राइस है 100। इट एक्सपेक्ट अ नेट प्रॉफिट हमारा है 2,50,000 फॉर द ईयर, एंड बोर्ड इज कंसिडरिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। और नीचे दिया है एम एल टी डी रिक्वायर्स टू रेज 5 लाख फॉर द अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कर रही है कंपनी, क्या करना चाहती है, 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहती है, 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहती है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम एज ए इलस्ट्रेशन 1 की तरह है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, नहीं, शुरुआत ही करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, इफ डिविडेंड्स आर पेड। ओके, ऐसे करता हूँ। अब यहाँ ना फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू number of shares plus changes in shares into price minus investment plus earning divide by 1 plus k। क्या बोला मैंने, 1 plus k। ओके, ऐसा। अब ये हमें फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोला है, ये नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25,000 प्लस चेंजेस इन शेयर्स हमारे पास है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ चेंजेस इन शेयर्स, चेंजेस इन शेयर्स। ओके, ये निकालते हैं। अब ना उसका फॉर्मूला क्या है, हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज ये लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर हमें नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,50,000। इसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे। अब डिविडेंड कितना बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोल रहा है ₹5 पर शेयर, यानी हमारे पास 25,000 शेयर्स है। 1 शेयर पे हम ₹5 डिविडेंड दे रहे हैं। तो 5 इंटू 25,000 विच कम्स टू ₹1,25,000। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इतनी आ जाएगी। अब हमें इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट करना है भाई साहब हमें 5 लाख रुपीज़। अब हमें कितना और चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास अर्निंग तो 1,25,000 है, बट हमें 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। मतलब रिक्वायर फंड कितना है, रिक्वायर्स फंड 5 लाख माइनस 1,25,000। तो
हमें चाहिए 3,75,000 अमाउंट। अगर हमें इतने अमाउंट मिल गई तभी जाके हम 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 3,75,000। बट ये क्या है, ये क्या है, अमाउंट है। हमें चाहिए शेयर्स, तो डिवाइड बाय P1 करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 2 बनानी पड़ेगी, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस K। अब P1 तो हमें निकालना है, P0 यानी कि फेस वैल्यू। अब हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, फेस वैल्यू 100 ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, करंट मार्केट प्राइस 100 है ना, तो 100 आप इसे फेस वैल्यू कहो या फिर करंट मार्केट प्राइस कहो। ओके, P1 प्लस D1, डिविडेंड कितना पेड कर रहे हैं हम, 5 रुपीज़ पर शेयर। 1 प्लस KE यानी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 10%। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगी हमारी प्राइस 105। अब ना इसको डिवाइड बाय अगर मैं 105 करता हूँ तो मेरे चेंजेस इन शेयर्स आ जाएंगे। अब ये होल ब्रैकेट को मुझे प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 105 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना करना है मुझे, 5 लाख रुपीज़, और मेरे पास अर्निंग कितनी है, नेट प्रॉफिट है 2,50,000 का, डिवाइड बाय 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 10% यानी कि 0.1। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कैसे करें आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3,75,000 डिवाइड बाय 105 करेंगे। 3,75,000 डिवाइड बाय 105 प्लस, अब ये क्या आएंगे ना, चेंजेस इन न्यू शेयर्स प्लस ओल्ड शेयर 25,000 करो, इंटू 105 करो, माइनस 5 लाख करो, प्लस 2,50,000 करो, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 डिवाइड करो, तो यह आ जाएगा हमारा 25 लाख रुपीज़ का वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा, 25 लाख रुपीज़। ओके, यह हमारी आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही शेयर्स प्लस चेंजेस इन शेयर्स इनटू प्राइस माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाय 1 प्लस KE। हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। चेंजेस इन शेयर्स, अब चेंजेस इन शेयर्स निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1, चेंजेस इन शेयर कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन। तो फर्स्ट लिखेंगे हम क्या, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, यानी कि अर्निंग। अर्निंग कितनी है हमारे पास, 2,50,000, उसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड एज्यूम कर रहे हैं कि पेड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ मैं डिविडेंड नील लिखूंगा। तो मेरे पास जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स आ जाएगी 2,50,000, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,50,000। अब मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 5 लाख रुपीज़। तो मुझको और कितनी ज़रूरत है, मेरे पास 2,50,000 है, बट मुझे करना है 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट। तो मुझे फंड्स रिक्वायर होगा, फंड्स रिक्वायर कितना, 5 लाख माइनस 2,50,000, यानी कि 2,50,000 मुझे और चाहिए, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2,50,000, बट यहाँ मुझे शेयर्स चाहिए, ये तो अमाउंट है, तो डिवाइड बाय P1 करना पड़ेगा, तभी जाके वो शेयर्स आ जाएंगे। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाता हूँ, प्राइस
कंप्यूटेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। अब प्राइस मतलब यहाँ क्या है P0, अब मार्केट प्राइस कहो या फिर फेस वैल्यू कहो, ठीक है। तो ये है 100, P1 हमें निकालना है। डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम एज्यूम कर रहे हैं 0, तो 0 लिखो, डिवाइड बाय 1 प्लस के ई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट जो कि कितना है 10%। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारी जो न्यू प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 110 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे 2,50,000 से 110। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या आ जाएंगे, चेंजेस इन शेयर्स आ जाएंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मुझे कितना करना है 5 लाख रुपीज़, प्लस अर्निंग, अर्निंग मेरे पास कितनी है नेट प्रॉफिट 2,50,000 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 1 प्लस के ई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट जो कि है 10। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करो जैसे मैंने पिछली बार बताया है, ठीक है। 2,50,000 डिवाइड बाय 110 प्लस 25,000 और यहाँ प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने गलती से सॉरी हमने नहीं लिखा है गलती से, तो हमें लिखना पड़ेगा। प्राइस कितनी है 110, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमने नहीं लिखा था, वो भूल चुके थे हम, इसलिए मैंने अभी लिखा 110। तो मल्टीप्लाई करो 110 माइनस 5 लाख प्लस 2,50,000 डिवाइड बाय 1.1 विच कम्स टू रुपीज़ 25 लाख रुपीज़। मतलब अगर मैं डिविडेंड पेड करता हूँ या फिर नहीं पेड करता हूँ तभी भी मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी 25 लाख रुपीज़। अब एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, आंसर क्या है। हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 की रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या बोला है, एनालाइज द कंपनीज फॉलोइंग ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। हमें क्या करना है, कितना हम मिनिमम डिविडेंड पेड कर सकते हैं वो निकालना है। सेकेंड चीज, कंप्यूट पी रेशो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब हमें पी रेशो ऐसा निकालना है कि डिविडेंड पॉलिसी पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो निकालेंगे। थर्ड चीज, विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। मतलब आपका अगर डिसीजन चेंज होगा क्या अगर पी 8 है तो, ठीक है, वो निकालेंगे, सिंपल है बहुत। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं, क्या बोला है। अर्निंग दिया है 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 20,000, डिविडेंड पेड हमने किया है 1,50,000, प्राइस अर्निंग रेशो यानी कि पी दिया है 12.5। हमें क्या करना है, वॉल्टर्स मॉडल फॉर्मूला यूज करके सारी चीजें निकालनी है। ओके, वो निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम डिविडेंड पे आउट। ओके, अब आपको पता है क्या, मैंने आपको बताया था अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कैपिटलाइजेशन रेट है, ग्रेटर देन द कैपिटलाइजेशन रेट है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, डिविडेंड पेड नहीं करूँगा। ओके, डिविडेंड पेड नहीं करूँगा। अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन द कैपिटलाइजेशन रेट है तो उस केस में मैं डिविडेंड पेड नहीं करूँगा। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या करते, कंप्यूट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इंटू 100 करेंगे। अब नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है 2 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर्स 20,000 इक्विटी शेयर्स है ₹10 ईच।
सॉरी 100 ईच। ओके, अब सॉल्व करो इसे। तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। यानी कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10% है। ओके, आर है 10%। अब कैपिटलाइजेशन रेट, अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं? अब कैपिटलाइजेशन रेट ना क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ पी करेंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाय पी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पी कितना है, 12.5। तो करो 1 डिवाइड बाय 12.5, तो ये आएगा 8%। 1 डिवाइड बाय 12.5, तो ये आएगा 8% आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्लियरली क्या है, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन द कैपिटलाइजेशन रेट है। तो हम डिविडेंड पेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, डिविडेंड विल बी 0 बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is greater than equalization rate, sorry capitalization rate। ओके, अब क्या करते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं। मार्केट प्राइस कंप्यूटेशन, मार्केट प्राइस कंप्यूटेशन यूजिंग क्या, वॉल्टर्स फॉर्मूला। ओके, इसका फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं मार्केट प्राइस। P0 इज इक्वल टू P0, एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया फॉर्मूला। हाँ, P0 इज इक्वल टू D प्लस R डिवाइड बाई के, ब्रैकेट में अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइड बाई के। अब डिविडेंड हम कितना पेड कर रहे हैं, 0। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%, डिवाइड बाय के कितना है, 8%। अर्निंग पर शेयर, अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर बहुत ही सिंपल है। टोटल अर्निंग हमारे पास कितनी है, 2 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000, यानी कि 10 रुपीज़ पर शेयर। डिविडेंड 0 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 8%। तो इसे सॉल्व करो। तो यह हमारी जो मार्केट प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 156.25, ये आ जाएगी। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ना ऐसा ने क्या किया है, यहाँ मार्केट प्राइस निकाला है। कैसे निकाला है, डिविडेंड हमने पेड किया है ऐसा भी निकाला है, और जो हमने निकाला है वो, मतलब यहाँ मार्केट प्राइस 2 तरीके से निकाला है। एक तरीका क्या है, डिविडेंड इज पेड, और दूसरा डिविडेंड इज नॉट पेड। बट हम क्या करेंगे, लॉजिक के हिसाब से जाएंगे। हम इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेड कर रहे हैं क्या, नहीं। तो हमने मार्केट प्राइस निकाला एज्यूमिंग दैट डिविडेंड्स आर नॉट पेड। ओके, अब सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड चीज़ क्या बोला है, हमें पी ऐसा निकालना है कि डिविडेंड पॉलिसी हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल होता है वो आपको जानना है। ठीक है, ये कब पॉसिबल होता है, ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है। अब जब भी क्या होता है ना, कैपिटलाइजेशन रेट, जब भी कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू, कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, तभी जाके क्या हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। देन इट इज पॉसिबल दैट क्या, डिविडेंड पॉलिसी नो अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी नो अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, तभी पॉसिबल है। अब यहाँ कौन सा रेट ऐसे एज्यूम करें,
डिविडेंड क्या बोला मैंने, कैपिटलाइजेशन रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा एज्यूम करें, देखिए अब हमारे पास ना कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 10%, ठीक है। तब ना अब यहाँ मैं क्या करूँगा, पी को 10% मानूंगा। अगर पी 10% होता है तो देर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन रेट इक्वल टू होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन रेट है तभी जाके एक पॉसिबल है। यानी कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 10%, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पी को 10% एज्यूम करूँगा, तब हमारा क्या होगा, देर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या बोला है, हमें क्या करना है, अगर पी रेशो 8 होता तो क्या डिसीजन हमारा चेंज होता क्या, वो निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब वो निकालते हैं। थर्ड चीज, इफ पी इज 8, पी इज 8 है, तब हमारे जो कैपिटलाइजेशन रेट कितना होता, इनवर्स ऑफ पी यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 12.5 ये रहता, ठीक है, ये रहता, ओके। यानी कि यहाँ देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर P 8 होता तो हमारा डिसीजन क्या होता, बहुत ही सिंपल है। अगर P 8 रहता ना तो मैं कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालता हूँ, इनवर्स ऑफ P यानी कि 1/8, तो मेरा कैपिटलाइजेशन रेट कितना आया 12.5। अब हम डिविडेंड पेड कब करते हो आपको पता है क्या, अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन कैपिटलाइजेशन रेट है, तब हम क्या करते हैं, डिविडेंड पेड नहीं करते। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कैपिटलाइजेशन रेट है, तब मैं डिविडेंड कितना पेड करूंगा, मैं डिविडेंड पेड करूंगा। तो इस क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 10%, और मेरा जो कैपिटलाइजेशन रेट कितना आया है 12.5%, यानी कि मैं डिविडेंड पेड करूंगा, यहाँ मैं डिविडेंड पेड करूंगा, ओके, डिविडेंड में पेड करूंगा, ठीक है। अब डिविडेंड में पेड करूंगा। अब ना मार्केट प्राइस निकालते हैं, मार्केट प्राइस कंपटीशन, क्यों, क्योंकि हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो P0 इज इक्वल टू D1D प्लस R डिवाइड बाय, फॉर्मूला क्या भाई, R डिवाइड बाय के, हाँ, R डिवाइड बाय के ब्रैकेट में अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय के, ओके, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब डिविडेंड हम कितना पेड कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया है 1,50,000 का डिविडेंड, यानी कि अब यहाँ मैं निकलता हूँ डिविडेंड। अब डिविडेंड ना क्वेश्चन कितना पेड कर रहा है क्वेश्चन में, अब डिविडेंड ना 1,50,000 हम पेड कर रहे हैं, तो इसका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड क्या है, 1,50,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल कितना है 20,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, यानी कि 20 लाख इंटू 100 करो, तो करो 1,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो यह आ जाएगा 7.5%। अब ये किसका, फेस वैल्यू का 7.5%, यानी कि 100 इंटू 7.5%, तो आ जाएगा 7.5 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ डिविडेंड 7.5 रुपीज़ पर शेयर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 10%, के ई कितना है 12.5%, अर्निंग पर शेयर मेरा कितना है 10 है, मैंने अभी निकाला था। डिविडेंड कितना पेड कर रहा हूँ 7.5 रुपीज़, के ई कितना है 12.5%। अब इसको सॉल्व करो,
तो मेरी मार्केट प्राइस आ जाएगी 76 रुपीज़। ओके, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला है वो देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स यूजिंग वॉल्टर्स फॉर्मूला और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये फॉर्मूला हमें यूज करके निकालना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। ओके, अब यहाँ हमें दो चीज़ें से आंसर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोला है ना, वो क्या है, गॉर्डन्स फॉर्मूला यूज करके निकालना है। ठीक है, अब डाटा दिया है, जैसे अर्निंग पर शेयर दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। ये चार चीज़ें दी है। उसके बाद रिटेंशन रेशो, मतलब हम 40% रिटर्न कर रहे हैं और 60% पेड कर रहे हैं। फिर से बताता हूँ, रिटेंशन रेशो मतलब हम हमारे पास कितना परसेंट रख रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, यानी कि 40% रख रहे हैं और जो 60% है वो डिविडेंड के फॉर्म में पे कर रहे हैं। ओके, इतनी चीज़ें दी है। अब सॉल्व करना स्टार्ट। कंप्यूटेशन ऑफ market price of market price using वॉल्टर्स फॉर्मूला। ओके, वो यूज करके निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइड बाय के ई, ब्रैकेट में अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय के ई। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। डिविडेंड कितना पेड कर रहे हैं, डिविडेंड पर शेयर है 6 रुपीज़ प्लस आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 25%। के ई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, कैपिटलाइजेशन रेट है 20% और अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपीज़, डिविडेंड है 6 रुपीज़, होल डिवाइड बाय के ई कितना है 20%। अब सॉल्व करो इसे कैलकुलेटर पे। 0.25 डिवाइड बाय 0.20 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 0.20, तो हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी ₹55। अब सेकेंड, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस यूजिंग क्या क्या बोलते हैं, गॉर्डन्स फॉर्मूला। ओके, ये अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। ये इसका फॉर्मूला होता है, के ई माइनस बी आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ। अब अर्निंग पर शेयर मेरे पास कितना है, अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज़। 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशो, हम कितना रिटर्न कर रहे हैं 40%, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट है 20% और बी मतलब रिटेंशन रेशो कितना 0.40%, सॉरी 40, इंटू आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 25%। तो इसे सॉल्व करो तो ऊपर आएगी अमाउंट 6 आ जाएगी, डिवाइड बाय नीचे आएगी अमाउंट 0.10। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 60 रुपीज़। ओके, हमने दोनों तरीके से निकाल लिया आंसर। एक बार मैं आंसर को चेक करता हूँ, करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। अब ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस कैलकुलेट करना है, क्या करके, गोल्डन्स मॉडल फॉर्मूला यूज करके। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करके निकालना है। अब यहाँ 3 आंसर बनेंगे। नंबर 1 क्या बनेगा, अगर डिविडेंड हम 25% पेड कर रहे हैं। नंबर 2 क्या बनेगा, अगर डिविडेंड 50% पेड कर रहे हैं। और नंबर 3 क्या बनेगा, अगर हम डिविडेंड 100% पेड कर रहे हैं तो बनेगा।
अब ना कुछ डाटा दिया है क्वेश्चन में, वो क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 50 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 100 लाख का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है 5 लाख के, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 20%, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 16%। अब ना यहाँ देखिए सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में है, और जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या है, अमाउंट में है। ओके, अब क्या करेंगे, हम आंसर बनाएंगे, यहाँ 3 आंसर बनेंगे। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। अब प्राइस निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, प्राइस निकालना है। अब प्राइस निकालना है तो फर्स्ट में क्या बोला है, हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं 25%, यानी कि हमारा पे आउट रेशो है 25%, तो हम रिटेन कर रहे हैं 75%, यानी कि इसे बी कहा जाता है। ओके, तो हमें हर जगह क्या करना है, गॉर्डन्स मॉडल फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें प्राइस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू अर्निंग ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाय KE माइनस BR, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ना हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ अर्निंग पर शेयर कितना है, अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालती है वो आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी से। ओके, अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 50 लाख का नेट प्रॉफिट है, और डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 लाख के, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100 लाख के प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल है। ठीक है, उस पर 15% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो यानी कि 15 लाख का हमारे पास डिविडेंड है अगर, और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख के। अब मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 50 लाख माइनस 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो 7 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 7 रुपीज़, ब्रैकेट में 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशो है 75%, डिवाइड बाय के कितना है हमारे पास, कैपिटलाइजेशन रेट 16%, माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशो कितना है 75%, और आर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20%। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1.75 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 0.01। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 175 रुपीज़ आ जाएगी। ओके, ये क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या बोला है, हमें प्राइस निकालना है अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं 50%, यानी कि हम पे कर रहे हैं 50%, तो रिटेन कितना कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं 50%। ओके, अब वही फॉर्मूला यूज़ करना है, P0 इज इक्वल टू ब्रैकेट में ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाय KE माइनस BR। अब अर्निंग पर शेयर कितना है 7 रुपीज़, बी कितना है रिटेंशन रेशो 50%, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट है 16%, माइनस बी है 50% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3.5, नीचे आ जाएगा 0.06। ओके, तो इसे सॉल्व करो तो प्राइस आ जाएगी 58.33 आ जाएगी प्राइस। ओके, अब थर्ड निकालते हैं। अब थर्ड के केस में क्या करना है, प्राइस निकालना है। प्राइस अगर डिविडेंड हम कितना पेड करते हैं 100% पेड करते हैं, तो 100% पेड करते हैं तो ओके, ठीक है, ऐसा निकालना है। अब अगर मैं 100% पेड कर रहा हूँ तो मैं रिटेन कितना कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ 0, यानी कि मेरा रिटेंशन रेशो 0 बन जाएगा। तो फॉर्मूला वही करना है, P0 इज इक्वल टू अर्निंग
ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर। अब अर्निंग पर शेयर कितना है 7 रुपीज़। रिटेंशन रेशो बी कितना है 0 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 16%, ब्रैकेट में बी 0%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, तो ये आ जाएगा 43.75 रुपीज़ प्राइस आ जाएगी। ओके, अब ना देखते हैं इसे। हाँ, हमारा आंसर करेक्ट है बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 रीड करने वाले हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड स्टेट वेदर शेयर आर ओवर प्राइस्ड या फिर अंडर प्राइस्ड। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है और बताना है कि शेयर ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है, वो निकालना है। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। A&R लिमिटेड इज अ लार्ज कैपिटल मल्टीनेशनल कंपनी है जो लिस्टेड है BSE में, विद फेस वैल्यू है उसकी 100 पर शेयर एंड ग्रो यानी कि ग्रोथ रेट है 15% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। मतलब 4 साल के लिए ना 15% है, उसके बाद है 5%। ओके, मतलब 15% 4 साल के लिए, उसके बाद कंटिन्यू 5% है। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20% है। कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है 110 रुपीज पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, इतना डाटा दिया है। उसके बाद दिया है शेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेडेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹3122 ऑन द लास्ट डे। मतलब करंट मार्केट प्राइस है 3122। इतना डाटा हमारे पास दिया है। अब इस डाटा का यूज करके हम आराम से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे एंड कंपेयर करेंगे। ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, थोड़ा हम फॉर्मेट अलग यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बनाइए। सबसे पहला कॉलम आ जाएगा ईयर का, सेकेंड कॉलम आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का, थर्ड कॉलम आ जाएगा डिविडेंड का, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ईयर कितने हैं 1 2 3 4। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20%। ओके, डिविडेंड यानी कि हमें D1 चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब ना हमारे पास क्या है आपको बताता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। करंट डिविडेंड है, करंट क्या है डिविडेंड है, कितना है 120। अब ये करंट डिविडेंड मतलब ये D0 है, बट हमें क्या चाहिए D1 चाहिए। तो D1 कैसे निकालते हैं, D0 ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ रेट, ऐसे क्या करते हैं D1 निकालते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो फर्स्ट ईयर का। कैसे निकालते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैसे आप निकालते हो 1 डिवाइड बाय 1.2। अब ये 1.2 कैसे आया। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 20% है ना, तो कैलकुलेटर पर 20 लेना है, डिवाइड बाय 100 करना है, इसमें 1 को जोड़ना है, ये आया 1.2। अब सब इसको क्या करो, हाँ 1.2 आया। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाय 1.2 करो तो क्या आ जाएगा 0.833। अब ये क्या है हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ लिखो 0.8333। अब दोबारा इज इक्वल टू दबाओ तो ये आ जाएगा सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का। दोबारा क्या करो इज इक्वल टू दबाओ तो ये आ जाएगा थर्ड ईयर का 578, 0.578। दोबारा दबाओ तो ये आ जाएगा फोर्थ ईयर का 0.482, ये आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हमें डिविडेंड चाहिए। अब ना डिविडेंड कैसे निकालें, ऐसे निकालना है 1 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का D1, डिविडेंड कितना है 120
ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 15%। करो सॉल्व करो तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 138। ओके, अब सेकेंड ईयर का कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ईयर का डिविडेंड D0 ब्रैकेट में 1 प्लस 15% सेम, तो ये आ जाएगा 158.7। अब थर्ड ईयर का सेम ऐसे ही 158.7 ब्रैकेट में 1 प्लस 15%, तो ये आ जाएगा 182.50। अब फोर्थ ईयर का 182.50 ब्रैकेट में 1 प्लस 15%, तो ये आ जाएगा 209.88। अब ना डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू डिविडेंड को मल्टीप्लाई करो तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 115। अब इसको करते हैं सेकेंड को, यह आ जाएगा 110। यह आ जाएगा 105। और ये आ जाएगा 101। ठीक है, अब इन सब की अब क्या करना है, देखिए हमें क्या बोला था कि फोर्थ ईयर तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 15% है, उसके बाद ना 5% है, वो भी इन्फिनाइट पीरियड के लिए, मतलब वो इन्फिनाइट पीरियड के लिए 5% है, मतलब कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, मतलब कांस्टेंट है, मतलब 4 साल के बाद हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ ना उसके बाद ना हमें गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, इसी कारण हमें गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, P0 इज इक्वल टू डिविडेंड ब्रैकेट में 1 प्लस जी डिवाइड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट, ये बोलता है, ठीक है। अब हमारे पास डिविडेंड कितना है, अब डिविडेंड हम पिछले साल का लेंगे, यानी कि D4 का कितना है 209.88। 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है, 4 साल के बाद 5% ग्रोथ रेट है, यानी कि 5%। कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 20%, और ग्रोथ रेट कितना है 5%। अब इसको सॉल्व करो, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। तो ये आ जाएगा 1469 आ जाएगा, ठीक है, 1469 आ जाएगा। अब ना हमें क्या करना है, ये मिल गया हमें डिविडेंड 1469, ओके। हमने डिविडेंड फोर्थ ईयर का लिया है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी फोर्थ ईयर का लेंगे, ओके, फोर्थ ईयर का लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 708 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सब की टोटल करो तो क्या आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो हमारे पास आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू 1139, ठीक है, यानी कि 1139 आ गई इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 1139। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइन ओवर कास्ट है या फिर अंडर कास्ट है, ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड है, ठीक है, ऐसे निकालना है। अब मार्केट प्राइस कितनी है वो देखो,
मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस दिया है 3122 और हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू है 1139, यानी कि यहाँ मार्केट प्राइस क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, यानी कि एक्चुअल प्राइस 1139 है बट मार्केट में चल रही है 13122, यानी मार्केट की प्राइस ज़्यादा है देन एक्चुअल, मतलब यहाँ जो प्राइस है वो क्या है, ओवर स्टेटेड है, ओवर प्राइस्ड है। सो हियर प्राइस इज ओवर, ठीक है, और ठीक है ऐसा है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारे एक्चुअल प्राइस है 1139 बट मार्केट में ज़्यादा चल रही है, यानी कि हमें यहाँ सेल करना चाहिए, ठीक है, सेल करना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है वो देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न assuming that dividends are expected to grow along with the earning at 7.5% per year। या क्या दिया है, ग्रोथ रेट दिया है 7.5% पर ईयर। आपको क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन अर्निंग, ठीक है। मतलब यहाँ कितना अर्न कर रही है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% एंड रिटेन 60% ऑफ अर्निंग, यानी कि रिटेन 60%, यानी कि क्या कर रहा है वो, रिटर्न कर रहा है 60% एंड 40% पे आउट कर रहा है, पे आउट मतलब डिविडेंड पेड कर रहा है 40%। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको क्या करना है, बताना है कि यार ना अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है और हम रिटेन कर रहे हैं 60% एंड डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं 40%, तो हमारे ग्रोथ रेट में चेंज होगा क्या एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज होगा क्या, वो आपको बताना है। ऊपर देखते हैं, इन द मंथ ऑफ मे ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर शेयर्स ऑफ आरटी लिमिटेड was sold for 1460 पर शेयर। सेलिंग प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस है 1460। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट इज 7.5%। आरटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 20 रुपीज पर शेयर। अब यहाँ क्या बोला है, एक्सपेक्टेड बोला है। अब जब भी एक्सपेक्टेड बोला जाता है ना तो D1 कंसिडर किया जाता है, बट इस क्वेश्चन ने क्या किया है ना, इसे D0 कंसिडर किया है, ठीक है, इसे D0 कंसिडर किया है। हालांकि ये D1 आना चाहिए, ये जो 20 है वो D1 आना चाहिए, बट क्वेश्चन ने गलती से D0 किया है। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन ने किया है वैसे करेंगे, अदरवाइज जो हमारी लॉजिक है उसके लॉजिक से हम जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट। अब D1 कैसे निकालते हैं, D0 ब्रैकेट में 1 प्लस G। अब इस क्वेश्चन में ना हालांकि क्या है, एक्सपेक्टेड बोला है 20, यानी कि D1 ही है, बट क्वेश्चन ने क्या किया है, उसे D0 माना है, तो हम भी उसे D0 मानते हैं। डिविडेंड कितना है 20 रुपीज़ पर शेयर, ग्रोथ रेट कितना है 7.5%। तो इसे सॉल्व करो, कितना आता है वो देखो, तो ये आता है 21.5। अब यहाँ लिखो 21.5 डिवाइड बाय P0 यानी करंट मार्केट प्राइस कितनी है 1460 प्लस 7.5%, तो देखो कितना आती है प्राइस,
ये प्लस है यहाँ प्लस। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है 8.97%, इतना आता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्या है, हमें ना कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ हम क्या करते हैं रिटेन अर्निंग हमारी 10% है और हम रिटेन कर रहे 60%, यानी कि डिविडेंड पे आउट कितना कर रहे हैं, डिविडेंड पे कितना कर रहे हैं 40%। ओके, 100 माइनस 60 तो 40% हम पेड कर रहे हैं। इतनी चीज़ों को कंसिडर करके हमें क्या करना है, चेंज इन ग्रोथ रेट एंड चेंज इन इक्विटी निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालते हैं। अब ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है ना, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशो, मतलब हम कितना रिटेन कर रहे हैं। आर मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हमारे पास रिटेंशन रेशो कितना है 60%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 10%, तो ये आ जाएगा 6%। यानी कि यहाँ क्या हो चुकी है, ग्रोथ रेट हैज़ बीन चेंज्ड हो चुकी है। किसकी वजह से, ये 3 चीज़ों की वजह से। ओके, अब ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट। अब हमारे पास P0 है, क्या है, कितनी है 1460। ग्रोथ रेट है क्या है 6%, डिविडेंड नहीं है। अब डिविडेंड कंप्यूट करते हैं, डिविडेंड कैसे कंप्यूट करते हैं, हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं 40%, तो 40% इंटू अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालें, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, अर्निंग पर शेयर कंप्यूटेशन। अब ना हम क्या करेंगे, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, B इंटू आर। अब ना देखिए, अब पिछली बार ग्रोथ रेट कितना था 7.5% था, और हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था वो था 10%। ओके, 10% रिटेन अर्निंग यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। अब ना बी निकालो, इसकी मदद से बी निकालो, तो हमारा जो बी है वो आ जाएगा 0.75। बी मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशो, यानी कि हम डिविडेंड कितना पेड कर रहे हैं 25%। ओके, 25% इतना डिविडेंड पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली बार हम डिविडेंड कितना पेड कर रहे थे 20 रुपीज़, यानी कि ये 20 रुपीज़ कितना है 20% है, तो 100% के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगी हमारी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, 80। तो यहाँ लिखो 40% इंटू 80, तो यह आ जाएगा 32। तो यहाँ लिखो 32। ठीक है, और 32 डिवाइड बाय 1460 प्लस 0.06 इंटू 100, तो यह आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8.19%, यानी कि चेंज हो चुका है। पिछली बार कितना था 8.97, इस बार वो 8.19। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है वो दोबारा समझाता हूँ। देखिए, हमें क्या करना है, चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ठीक है, अगर हम रिटेन अर्निंग 10% लेते हैं, रिटेंशन रेशो 60% लेते हैं,
अगर मैं 60% लेता हूँ रिटेंशन रेशो, तो मैं डिविडेंड कितना पेड कर रहा हूँ, 40%। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालूंगा। तो मैंने उसका फॉर्मूला यूज़ किया B/R, तो मेरा ग्रोथ रेट आ गया 6%। पिछली बार ग्रोथ रेट था 7.5%, बट इस बार है 6%, यानी कि चेंज हो चुका है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करूँगा, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस ग्रोथ रेट। अब यहाँ डिविडेंड हमारे पास प्राइस भी थी, ग्रोथ रेट भी थी, डिविडेंड नहीं था, तो हमने डिविडेंड निकाला कैसे, 40% इंटू अर्निंग पर शेयर। बट अर्निंग पर शेयर हमारे पास नहीं थी, तो हमने क्या किया, अर्निंग पर शेयर क्या कंपटीशन किया यूजिंग ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। अब पिछली बार ग्रोथ रेट था हमारा 7.5%, बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, तो हमारा बी आया 0.75%, यानी कि रिटर्न हम कर रहे हैं 75%, तो डिविडेंड हम 25% पेड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ हमने डिविडेंड कितना दिया था, 20% पिछली क्वेश्चन में, यानी कि प्रीवियस में। अगर मैं डिविडेंड 20% 25 के लिए देता हूँ, तो 100% के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा जो अर्निंग पर शेयर आया वो आया 80। तो हमने 80 का 40% लिया 32। अब 32 डिवाइड बाई 1460 प्लस 6%, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा आया 8.19। ठीक है, 8.19 आया। इसी तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 करने वाले हैं। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्टिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या बोलना है, कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालना है अगर हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, और दूसरा केस डिविडेंड नहीं पेड कर रहे, यूजिंग EMEM अप्रोच। ठीक है, ऐसा आपको करना है। सेकेंड क्या बोलना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है issued by company at the end of the accounting year on the assumption that net income for the year is 3 crore, investment 6 crore, when dividends declare and dividends not declare। मतलब हमें क्या करना है, चेंजेस इन शेयर्स निकालना है अगर हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं एंड नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड क्या बोला है वो देखते हैं। थर्ड क्या बोला है, प्रूव दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर डिविडेंड्स डिक्लेयर एंड नॉट डिक्लेयर। आपको मार्केट वैल्यू निकालना है। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल शेयर्स इनटू प्राइस। टोटल शेयर्स इनटू प्राइस करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। आपको प्रूव करना है कि आपकी ना दोनों केस में मार्केट वैल्यू सेम रहेगी, भले आप डिविडेंड पेड करो या फिर ना करो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि मार्केट वैल्यू सेम रहेगी। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं, क्या क्या दिया है हमारे पास। आकाश लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट। मतलब हमारे पास एग्जिस्टिंग 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस इज 150। अब जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है 150 है, बट हम नहीं निकालेंगे, नहीं मतलब न्यू निकालेंगे रे नहीं न्यू निकालेंगे। ओके, ऐसा मत सोचना कि यार नहीं निकालेंगे, नहीं मतलब न्यू वाली निकालेंगे, नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹8 पर शेयर। देखिए डिविडेंड कितना है, ₹8 पर शेयर है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। ठीक है, ऐसा दिया है, इतनी सारी चीजें दी है। यूजिंग सच इंफॉर्मेशन वी विल कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू। ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। फर्स्ट क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस निकालेंगे। ओके, एज्यूमिंग डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड नॉट पेड, ऐसा एजम्पशन लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस K, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक बार मैं चेक करता हूँ वही होता है क्या, हाँ सर। अब P0 मतलब
हमारी जो एग्जिस्टिंग प्राइस कितनी है 150। P1 हमें नई निकालनी है, न्यू निकालनी है प्राइस, प्लस डिविडेंड। अब हम यहाँ एजम्पशन ले रहे हैं कि डिविडेंड नहीं पेड करेंगे, तो डिविडेंड 0 आ जाएगा। 1 प्लस के ई कितना है 10%। अब निकालो P1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 165 रुपीज़। ओके, प्राइस मार्केट प्राइस आ जाएगी 165 व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। अब दूसरा एजम्पशन लेते हैं, डिविडेंड आर पेड, डिविडेंड इज पेड। फॉर्मूला वही P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। अब P0 कितना है 150, P1 हमें निकालना है, D1। अब डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 8 रुपीज़ पर शेयर डिवाइड बाय 1 प्लस के कितना है 10%। अब निकालो P, तो P आ जाएगा P1 आ जाएगा 157 व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। ओके, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, हमें चेंजेस इन शेयर्स निकालना है, यानी कि कंपटीशन ऑफ न्यू शेयर्स। ओके, एजम्पशन क्या लेंगे, व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। ओके, अब देखिए हमारे पास ना अर्निंग यानी कि नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम है हमारे पास 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ है, 3 करोड़ है। और हम डिविडेंड कितना पेड कर रहे हैं, इसमें डिविडेंड 0 पेड कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी आ जाएगी 3 करोड़। अब क्या करेंगे, हमें इन्वेस्ट कितना करना है, हमें इन्वेस्ट करना है 6 करोड़ रुपीज़। हमारे पास इनकम है 3 करोड़ रुपीज़ और हमें इन्वेस्ट करना है 6 करोड़ रुपीज़, यानी कि हमें और कितना चाहिए, रिक्वायर फंड कितना चाहिए 6 करोड़ माइनस 3 करोड़, यानी कि हमें और 3 करोड़ चाहिए, तभी जाके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि न्यू शेयर्स आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, 3 करोड़ डिवाइड बाय प्राइस। अब प्राइस कितनी है व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड 165, तो डिवाइड करो 3 करोड़ डिवाइड बाय 165, तो ये आ जाएंगे 181818 शेयर्स आ जाएंगे, इतने शेयर्स आ जाएंगे व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड। अब ना दूसरा पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या लेंगे, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। हमारे पास अर्निंग कितनी है, अर्निंग है 3 करोड़ रुपीज़। ओके, 3 करोड़ रुपीज़ अर्निंग है हमारे पास, और हम डिविडेंड कितना पेड कर रहे हैं 8 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि हम मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं एग्जिस्टिंग 10 लाख के नंबर ऑफ शेयर है एग्जिस्टिंग, यानी कि मैं 80 लाख का क्या कर रहा हूँ डिविडेंड पे कर रहा हूँ। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी आ जाएगी 2 करोड़ 20 लाख, इतनी आ जाएगी। ओके, और मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इन्वेस्टमेंट करना है 6 करोड़ रुपीज़। तो मुझे और कितना रिक्वायर चाहिए, रिक्वायर फंड कितना चाहिए, वो चाहिए 6 करोड़ माइनस 2.2 करोड़, यानी कि मुझे 3 करोड़ 80 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ 6 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तभी जाके मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके,
अब मुझे कैसे निकालूंगा मैं न्यू शेयर्स, 3,80,00,000 डिवाइड बाय न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस हमने कितना निकाला था यहाँ 157 व्हेन डिविडेंड्स इज पेड। तो 157 को डिवाइड करो 3,80,00,000 डिवाइड बाय 157, तो ये आ जाएंगे 242,038, इतने शेयर्स आ जाएंगे। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। ओके, अब थर्ड पार्ट क्या बोला है, थर्ड पार्ट क्या बोला है, अब ना देखिए क्वेश्चन ने क्या किया है ना, जैसे इतनी इधर कितने हैं शेयर्स 2,42,030 है, बट यहाँ क्वेश्चन ने क्या किया है 2,42,000 ऐसा लिया है, मतलब राउंड ऑफ फिगर लिया है, राउंड ऑफ फिगर लिया है, याद रखना ये। और यहाँ भी उसने क्या किया है 1,81,000 लिया है, ये 818 नहीं लिया है, राउंड ऑफ लिया है। ठीक है, ये बात को याद रखना। हम क्या करेंगे, हम भी वही करते हैं, हम भी वही करते, यहाँ राउंड ऑफ 1,82,000 लिया है। ठीक है, 1,82,000 लिया है, क्वेश्चन ने ऐसा किया है, राउंड अप किया है, तो हम भी राउंड अप करते हैं। ठीक है, अब ना थर्ड क्या बोला है, मार्केट प्राइस निकालनी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, सॉरी मार्केट वैल्यू कंपटीशन। अब यहाँ दो तरीके से आएगी, डिविडेंड्स नॉट पेड और डिविडेंड पेड, डिविडेंड्स पेड। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ऐसे करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स है मेरे पास 10 लाख, 10 लाख यहाँ है और 10 लाख यहाँ है। और न्यू शेयर्स कितने हैं, न्यू शेयर्स मेरे पास यहाँ है 1,82,000 और यहाँ है 2,42,000, यानी कि टोटल शेयर्स कितने हुए, टोटल शेयर्स यहाँ आ जाएंगे 11,82,000 और यहाँ 12,42,000। अब ना मार्केट प्राइस निकालो, मार्केट प्राइस हमने कितना निकाला था, व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड 165, तो यहाँ 165 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगी 195,03,00,00। अब यहाँ मार्केट प्राइस हमने कितना निकाला था, व्हेन डिविडेंड इज पेड 157, तो यहाँ 157 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी, भाई ऐसा कैसा हो रहा है एक बार मुझे चेक करने दो भाई। तो यहाँ आ जाएगी 12,42,000 इंटू 157, तो यहाँ आ जाएगी 194,994,000। यहाँ इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ ना दोनों तो इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ तो डिफरेंस है। तो मैं एक बार डिफरेंस देखता हूँ कितना है, 195,03,00, यानी कि डिफरेंस 36,000 का है। ओके,
बट क्वेश्चन ने क्या किया है, इसको भी ना 195,03,000 लिखा है। हालांकि ना मैंने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के आंसर में ठीक है 12,42,000 है, ठीक है, यानी कि 12.42 है इंटू 157, तो उधर भी वैल्यू इतनी आ रही है, बट क्वेश्चन ने ना 195,03 ये लिखा है वैल्यू। समझ रहे हो आप? देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, आंसर में देखिए 12.42 इंटू 157 है। अब इसकी वैल्यू ये आ रही है 194, बट क्वेश्चन ने क्या किया है, उसको 195 लिखा है, मतलब राउंड ऑफ करके लिखा है, राउंड ऑफ। तो आप भी ना राउंड ऑफ करके लिखिए, ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखिए, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आगे मैं थोड़ा अपनी नॉलेज से आपको पढ़ाऊंगा, कैसे आपको बताता हूँ। देखिए हमारे ना एक्चुअल शेयर्स कितने आ रहे थे, उससे हम एक बार चेक करते हैं डिवाइड करके। वेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड तब आ रहे थे 181, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 181,818 और एग्जिस्टिंग 10 लाख, यानी कि टोटल कितने हुए 181,818 प्लस 10 लाख, ये हुए 118,118,1,818 और उसकी प्राइस कितनी है व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड की 165 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहे हैं 194,999,970। ये क्या है, डिविडेंड हमने नॉट पेड है, नॉट पेड, ओके। अब डिविडेंड हम पेड करते हैं, तब केस में कितने शेयर्स आ जाएंगे। अब तब ना डिविडेंड पेड करने पर हमारे शेयर से आ रहे थे 242,038 प्लस एग्जिस्टिंग 10 लाख के शेयर्स, टोटल हुए 1242,038 इंटू प्राइस कितनी है, तब की प्राइस है 157 इंटू 157, यानी कि यह आ रहा है 194,999,966। यानी कि अगर आप ना जिस तरीके से आप जा रहे थे पहले उस तरीके से जाओ तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। यहाँ सिर्फ 4 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, 4 रुपीज़ का, 4 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ 70 और यहाँ 66, अगर आप ICI के हिसाब से चाहोगे तो 36,000 का डिफरेंस आएगा, मतलब कोई भी करो चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम रीडिंग करेंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ नीचे देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट मिस्टर ए हेल्ड आफ्टर द री इन्वेस्ट डिविडेंड इन शेयर्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है अगर हम डिविडेंड री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। तो ऊपर का डाटा रीड करते हैं। अब करंटली शेयर होल्ड कितना किया है, एच ने 1 लाख शेयर्स उसने होल्ड किया है, और करंटली द शेयर्स ऑफ HM लिमिटेड इज ट्रेंडिंग ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ₹50 पर शेयर, मतलब मार्केट प्राइस चल रही है 50 रुपीज पर शेयर से। अब मिस्टर ए की पॉलिसी क्या है, री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड इनटू द शेयर्स बैक अगेन ऑफ HM लिमिटेड। मतलब उसकी पॉलिसी क्या है, उसे अगर डिविडेंड मिलता है HM लिमिटेड से तो वो क्या करता है, दोबारा उसमें इन्वेस्ट करता है, मतलब पॉलिसी ऐसी है कि दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा है। गिव एच लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। अगर एच लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर करती है 10 रुपीज पर शेयर, तो आपको निकालना है कि उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर द री इन्वेस्ट ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड इन्वेस्ट करने के बाद उसके कितने शेयर्स हो जाएंगे, अभी तो उसके 1 लाख शेयर्स है, बट अगर वो डिविडेंड इन्वेस्ट करता है तो उसके पास कितने बन जाएंगे शेयर्स, वो आपको निकालना है। तो वो आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ टोटल शेयर्स कैसे बन जाएंगे, टोटल शेयर्स हमें निकालना है। तो टोटल शेयर्स इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग शेयर्स
प्लस न्यू शेयर्स। ओके, अब मेरे पास ना एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 1 लाख के शेयर्स है। अब न्यू शेयर्स मुझे निकालना है, तो मुझे देखना है डिविडेंड मुझे कितना मिला है। डिविडेंड मिला है मुझे 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि मेरे पास एग्जिस्टिंग कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है। तो 1 लाख शेयर्स पर 1 लाख इंटू 10, यानी कि मुझे डिविडेंड मिला 10 लाख का। ओके, अब ना शेयर्स मुझे चाहिए डिविडेंड पे, तो मैं क्या करूँगा, डिविडेंड अमाउंट 10 लाख डिवाइड बाय एक्स प्राइस। एक्स प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस माइनस डिविडेंड प्राइस। ओके, तो ये आ जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 40 करो और देखो कितना आता है। 10 लाख डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएंगे 25,000, यानी कि डिविडेंड इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास 25,000 शेयर्स मेरे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिखो 25,000, तो टोटल शेयर्स बनेंगे 1,25,000 आफ्टर द डिविडेंड इन्वेस्ट। ओके, टोटल शेयर्स आफ्टर dividend is invested in the company। ओके, इसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 भी खत्म हो चुका है। सिर्फ अभी एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा है, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। अब ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 रीडिंग करना स्टार्ट करते, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते क्या बोल रहा है, कहाँ गया भाई, नीचे देखते। इफ कंपनी डिसाइड टू रीपरचेस 25,000 शेयर्स एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, व्हाट इज द रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेसिंग। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, अगर कंपनी ना 25,000 रीपरचेस करती है शेयर्स, ठीक है, रीपरचेस करती है। ओके, तो बुक वैल्यू क्या रहेगी आफ्टर द रीपरचेस, ठीक है, आफ्टर द रीपरचेसिंग द शेयर्स, तब बुक वैल्यू क्या होगी। ओके, रीपरचेस का मतलब क्या होता है भाई, आपको यहाँ समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर्स, किसको, शेयर होल्डर को। अब कंपनी क्या कर रही है, इसके पास से ले रही है, इसके पास से ले रही है मतलब क्या कर रही है, रीपरचेस कर रही है। यानी कि इससे क्या होता है, हमारा जो शेयर कैपिटल होता है ना वो डिक्रीज होता है। ओके, ये बात समझ लेना। ठीक है, अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं, क्या क्या बोला है वो देखते हैं। अब डीजी लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन दी है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख के हैं। अर्निंग पर शेयर कितनी है, 25 रुपीज़ पर शेयर है। पी रेशो है 20। बुक वैल्यू पर शेयर है 400 रुपीज़ पर शेयर। ओके, इतना दिया है, बनाएंगे आंसर, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूँगा, बुक वैल्यू आफ्टर रीपरचेस और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर रीपरचेस। ठीक है, ऐसे मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, अब ये जो बुक वैल्यू आफ्टर रीपरचेस होता है ना, उसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ। बुक वैल्यू आफ्टर रीपरचेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बुक वैल्यू माइनस रीपरचेस वैल्यू बटे किस पर होगी, करंट मार्केट प्राइस पर होगी, करंट मार्केट प्राइस पे होगी, सिर्फ ये रीपरचेस वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू जैसे निकालते वैसे निकालते, कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बुक वैल्यू पर शेयर। बट रीपरचेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ना वैल्यू पर शेयर के किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू से करेंगे। ओके, आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए,
अब नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर रीपर्चेस कितने हैं, मेरे पास थे 1 लाख शेयर्स, उसमें से कंपनी रीपर्चेस कर रही है 25,000, यानी कि 75,000 बन गए मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर रीपर्चेस। ओके, अब बुक वैल्यू आफ्टर रीपर्चेस निकालना है। अब ना बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर बुक शेयर, प्राइस पर बुक शेयर, यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है, 400 रुपीज़ पर शेयर। ओके, ये तो ये आ जाएगी 1 लाख इंटू 400, तो ये आ जाएगी 4 करोड़ रुपीज़ माइनस रीपर्चेस वैल्यू। अब नंबर ऑफ कितने हम रीपर्चेस कर रहे हैं, 25,000 शेयर्स हम रीपर्चेस कर रहे हैं, इनटू मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कितनी है, अब मार्केट प्राइस यहाँ निकालना पड़ेगा। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी रेशो इंटू अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब पी रेशो मेरे पास कितना है, 20 है, अर्निंग पर शेयर है 25, यानी कि ये बन जाएगा 500 रुपीज़ पर शेयर। ये क्या है, मार्केट प्राइस है, तो मुझे यहाँ मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों यहाँ मार्केट प्राइस से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर है ना वो क्या बोलेगा, मैं शेयर्स बेचूंगा बट मुझे ना मार्केट प्राइस चाहिए। ठीक है, मैं बुक वैल्यू पर नहीं लूँगा क्योंकि मेरा लॉस हो जाएगा। शेयर होल्डर बोलेगा मैं कंपनी तुझे बेचता हूँ शेयर्स बट मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, तो इसी कारण हमने यहाँ मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यह आ जाएगा 125 लाख माइनस करो, तो यह आ जाएगा 275 लाख। अब इधर लिखो 275 लाख और डिवाइड बाय 75,000 करो, तो आपकी जो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 367 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगी आफ्टर रिपर्चेस, आफ्टर रिपर्चेस। ओके, एक बार फिर से आपको आंसर समझाता हूँ। देखिए हमें क्या निकालना था, बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रिपर्चेस। ठीक है, अब ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू आफ्टर रिपर्चेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रिपर्चेस। अब मेरे पास ऑलरेडी कितने थे, 1 लाख शेयर्स थे, माइनस 25,000 कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स एक्वायर कर रही है, मतलब रिपर्चेस कर रही है, यानी कि बचे कितने, 75,000। अब ऊपर क्या अमाउंट मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला उसका यूज़ किया, बुक वैल्यू आफ्टर रिपर्चेस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस रिपर्चेस वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बुक वैल्यू पर शेयर, ये आ गई 400 लैक्स माइनस। अब रीपर्चेस वैल्यू मतलब क्या है, कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले रही है, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, मैं तो करंट मार्केट प्राइस पर बेचूंगा, तो इसी कारण कंपनी ने क्या किया, 500 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो अमाउंट आ गई 125 लाख रुपीज़। तो मार्केट प्राइस कैसे निकाला हमने, पी रेशो इंटू अर्निंग पर शेयर, तो पी रेशो था 20 और अर्निंग पर शेयर था 25, तो 500 ऐसा आ गया। तो इसी तरह से हमने जो अमाउंट आई 275 लाख हमने यहाँ पुट किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, तो बच्चा आ गया सॉरी बच्चा आ गया नहीं 367 रुपीज़ पर शेयर हमारी क्या आ गई, बुक वैल्यू पर शेयर आ गई आफ्टर रिपर्चेस। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा ना डिविडेंड डिसीजन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अगले लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।